हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपका फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक छोटी यहूदी लड़की थी जो एक डायरी लिखा करती थी। वह अपनी डायरी में अपने जीवन का हर एक रोमांचक जैसे कोई पल होता था, कोई स्कूल की कोई बात हो गई, तो सब उस डायरी में लिखा करती थी। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। यहाँ एन फ्रैंक कह रही हैं, मेरे जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए डायरी लिखना सचमुच एक विचित्र अनुभव है। इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक 13 साल की स्कूल जाती हुई लड़की की बातों को सुनने में इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि मेरा लिखने का मन है, तो और इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल के ऊपर सारी बातों का बोझ उतार दूँ। यानी कि वो कह रही हैं कि एक तरफ उनका लिखने का मन भी हो रहा है और वो चाह रही हैं कि जितनी भी उनके मन में बातें हैं वो सब निकाल दे। किसी को ऐसा होता है, किसी को बताने से हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, ऐसा कुछ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यहाँ वो कह रही हैं कि एक कहावत है कि लोगों में कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है लोगों की अपेक्षा। मुझे इस कहावत का विचार ऐसे एक दिन पर आया जब मैं कुछ उदास थी और अपने हाथों को अपनी ठोड़ी पर रखकर अपने घर पर बैठी हुई थी। ऊबी हुई और निर्जीव सी बनी सोच रही थी कि घर पर बैठी रहूं या फिर बाहर जाऊं। अंत में मैं वहीं रही जहां मैं थी और सोचती रही। हाँ, कागज़ में सचमुच लोगों से ज़्यादा सहनशीलता होती है। और क्योंकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं पूर्णतः सच्ची नोटबुक को, जिसे मैं बड़े गर्व से एक डायरी का नाम देने जा रही हूँ, किसी दूसरे को पढ़ने दूंगी। जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, इसे लिखने से शायद कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ वो कह रही है कि जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, मैं तब तक उस डायरी को कंटिन्यू लिखना चालू रखूँगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। यहाँ आगे वो बोल रही हैं कि सॉरी, हम यहाँ पे लेट मी पुट पे नहीं, हम यहाँ पे नाउ आई एम बैक। तो वहाँ वो कह रही हैं कि अब मैं उस बात पर वापस आ जाती हूँ जिसने मुझे एक डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। पहली बात यह है कि मेरे कोई मित्र नहीं है। इस बात को मैं और अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की वर्षीय लड़की का इस संसार में कोई नहीं है। मेरे प्यार करने वाले मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं और एक 16 वर्षीय बहन है, तथा लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार है, मेरी प्यारी प्यारी मौसियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि मेरे पास हर चीज़ है सिवाय मेरे सच्चे मित्र के। जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल एक ही बात जो मैं सोचती हूँ वो होती है मौज मस्ती। मेरा मन नहीं मानता कि मैं उन्हें प्रतिदिन की साधारण बातों के अतिरिक्त कुछ और बात करूँ। ऐसा लगता है कि हम और ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ नहीं सकते। अर्थात हम एक दूसरे के साथ दिल की गहरी बातें नहीं कर पाते, और यही बात एक समस्या है। शायद यह मेरा दोष हो सकता है कि हम एक दूसरे पर अपने भेद बताने का भरोसा नहीं करते। कुछ भी हो, इस समय स्थिति ऐसी है और दुर्भाग्यवश इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। इसी कारण से मैंने अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी है। टू इन्हेंस द इमेज टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अपने जिस मित्र की मुझे बहुत देर से प्रतीक्षा थी, अपनी कल्पना में उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में अपनी बातों को उस तरह उबड़ खाबड़ लिखना नहीं चाहती जैसे अधिकतर लोग करते हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि डायरी
मेरी मित्र के रूप में हो तथा इस मित्र का नाम मैं किट्टी रखने लगी हूँ। यहाँ वो कह रही हैं कि मैं एक डायरी बनाने वाली हूँ और यहाँ पे उनका नाम क्या लिखने वाली है, वो उसका नाम किट्टी रखने वाली है। Since no one would understand, since no would understand, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किट्टी को बताई गई मेरी बातों का एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा। यहाँ वो कह रही हैं कि वो ऐसी राइटिंग में डायरी लिखेंगी कि उन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। तो माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, यानी कि मेरे पिताजी, जिनके जितना अच्छा व्यक्ति मैंने शायद ही पहले कोई देखा हो, उन्होंने मेरी माँ के साथ विवाह तब किया जब वह 36 वर्ष के थे और वह 25 वर्ष की थी। यहाँ पे उनके पिता की उम्र 36 थी और माता की उम्र 25 थी जब उन्होंने शादी करी थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के नगर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। यहाँ उनकी सिस्टर का जन्म 1926 में हुआ है। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। मैं 4 वर्ष की होने तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिताजी 1933 में यानी कि 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एथिड हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मार्गोट को हमारी नानी के साथ एचिन भेज दिया गया। वो दोनों कहाँ अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, अपनी नानी के साथ रहती थी। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और उसके पीछे पीछे फरवरी में मैं भी वहाँ पहुँच गई, जब मुझे मेज़ पर उन्होंने इस तरह पटक दिया जैसे मैं मार्गोट के लिए जन्मदिन का कोई उपहार हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। 6 वर्ष की होने तक मैं वहीं पढ़ती रही और तब मैं अपनी पहली कक्षा में पहुंच गई। 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका का नाम था मिस कुपेरस, जो वहाँ की मुख्य अध्यापिका थी, यानी कि हेडमिस्ट्रेस। वर्ष के अंत में हम दोनों के आंसू भर आए जब हमने एक दूसरे से दिल से विदा ली। 1941 की ग्रीष्म ऋतु में नानी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी तैयारी के बिताया गया। जनवरी 1942 में नानी की मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह मुझे कितनी याद आती हैं और अब भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। ऐसा निश्चय हुआ कि 1942 के जन्मदिन की पूरी कमी को पूरा कर दिया जाएगा और नानी माँ की मोमबत्ती भी अन्य मोमबत्तियों के साथ जला दी गई। The four of us are still doing well. हम 4 अब ठीक ढंग से रह रहे थे और इस तरह मैं आज की तिथि 20 जून 1942 तक आ पहुंची हूँ, जब मैं अपनी डायरी का विधिवत उद्घाटन करने जा रही हूँ। आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। यहाँ वो डायरी लिख रही हैं एक लेटर की तरह कि डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी कि वो कह रही हैं डियर किट्टी, हमारी पूरी कक्षा की टांगें काँप रही हैं। निसंदेह इसका कारण यह है कि आने वाली मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें अध्यापकों को यह निर्णय लेना है कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, यानी कि रिजल्ट वाला दिन है। आधी कक्षा शर्तें लगाने में लगी थी। जीएन और मैं हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस कर पागल हो रहे हैं। सीएन और जेक्स पर, जिन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए हुए अपने पूरे पैसे दांव पर लगा दिए हैं। प्रातः से रात तक यही चलता रहा। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। प्रार्थना भरी नज़रें और मेरे क्रोध भरे शब्द भी उन्हें खामोश नहीं कर पाते थे। मेरे साथी जी की प्रार्थना भरी नज़रें और मेरे शब्द भी उन्हें खामोश नहीं कर पाते थे। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि हमारी कक्षा में नालायक इतने ज़्यादा हैं
कि कक्षा का एक चौथाई पीछे ही रह जाता है, किंतु अध्यापक इस धरती के सबसे विचित्र जीव होते हैं, जिनके बारे में कह नहीं सकते कि वो क्या कर देंगे। यानी कि वो रिजल्ट डे के दिन बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं पता, कि हमारे टीचर कुछ भी कर सकते हैं, हमें पास कर सकते हैं और फेल भी कर सकते हैं। तो नो, आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई फ्रेंड्स। यहाँ वो कह रही हैं कि मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में इतनी चिंतित नहीं हूँ कि हम पास होंगे या नहीं, क्योंकि हम पास हो ही जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मुझे चिंता है, और वो सब्जेक्ट है गणित, यानी कि मैथ्स। कुछ भी हो, हम प्रतीक्षा करने के सिवाय और कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो हम एक दूसरे से यही कहते रहे कि दिल मत तोड़ो किसी का। और मैं अपने सभी टीचर्स के साथ बहुत ठीक चल रही हूँ। वहाँ कुल 9 टीचर्स हैं, 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग एक बूढ़े दकियानूसी टीचर हैं जो गणित पढ़ाते हैं। वह युगों युगों से मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। यहाँ पे उनके मैथ्स के टीचर हैं, मिस्टर कीसिंग उनका नाम है, और वो क्या करते हैं, उनसे बहुत गुस्सा रहते हैं। अनेक चेतावनी के बाद उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया है, और उस होमवर्क का नाम है अ चैटर बॉक्स, यानी कि एक बातूनी। इसके ऊपर उन्होंने एक लेख लिखने को दिया। इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? मैं इस बात को बाद में सोचूंगी, और मैंने ये शीर्षक, ये टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया। फिर अपनी नोटबुक को बैग में ठूसा और शांति से बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम जब मैं अपना बाकी होमवर्क समाप्त कर चुकी थी, मेरी नज़र उस लेख वाले उस नोट पर पड़ी। अपने फाउंटेन पेन के सिर को चबाते हुए मैंने उस विषय पर सोचा। कोई भी व्यक्ति शब्दों की बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख सकता है, लेकिन होशियारी इस बात में थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए कोई ठोस दलीलें पैदा की जाए। मैं निरंतर सोचती रही और फिर अचानक मुझे एक विचार सूझा। मैंने 3 पृष्ठ का लेख लिख दिया जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे लिखने को दिया था, और मैं संतुष्ट हो गई। मैंने ये तर्क दिया कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है, और यह भी लिखा कि इसे काबू कर रखने का मैं पूरा यत्न करूँगी, लेकिन मैं स्वयं को इस आदत को कभी छोड़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे जितना बोला करती थी। यदि मुझसे ज़्यादा नहीं और आप वंशागत आदतों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। यहाँ उन्होंने एक लेख लिख दिया 3 पेज का, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं ज़्यादा बोलने की ये मेरी आदत वंशानुगत है, यानी कि जेनेटिक है। उनकी जो मदर थी वो भी ज़्यादा बोलती थी, और इसलिए वो भी ज़्यादा बोलती है, तो ये उनके कंट्रोल के बाहर है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो उन्होंने लेख लिखा, मिस्टर कीसिंग उस पर बहुत हंसे। लेकिन क्या हुआ, जब उनका नेक्स्ट पीरियड हुआ, जब उनकी नेक्स्ट क्लास हुई, तो वो फिर से बातें करने लगी। ये देखकर मिस्टर कीसिंग ने उन्हें एक और टॉपिक दे दिया जिन पर उन्हें लिख के लाना था। अब की बार उन्होंने टॉपिक दिया था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक असाध्य बातूनी। यहाँ फिर दोबारा एन फ्रैंक ने उन्हें फिर से एक बड़ा सा लेख लिखकर दे दिया। पूरे दो लेख अब तक वो लिख चुकी थी। उसके बाद मिस्टर कीसिंग ने उन्हें 2 क्लास में कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो 2 क्लासेस हुई, 2 उनके पार्ट जो हुए लेक्चर, उन्होंने उन्हें उसमें कुछ नहीं कहा एन फ्रैंक को, लेकिन फिर भी बोलती रही। जब उनका थर्ड डे था, या थर्ड जो लेक्चर था, उनमें उन्होंने उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्हें एन फ्रैंक को एक थर्ड टाइम एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। अब की बार उन्होंने जो टॉपिक दिया उसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। तो अब की बार तीसरा एक और टॉपिक दे दिया कि भाई तुम इसके, जब सब बच्चों को एक कुछ और काम मिलता है और एक बच्चे को उस काम के साथ साथ और काम में मिल जाए तो करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए।
क्योंकि वो काम सिर्फ उसी को करना। ऐसा होता है कि अगर सबको मिले तो एक दूसरे की हेल्प भी ले ले, लेकिन सिर्फ एक को ही मिला है तो ऐसे में तो हेल्प नहीं ले सकते ना दूसरे की। तो यहाँ वे कह रही हैं कि जब उन्होंने थर्ड उन्हें लिखने को दे दिया तो फिर क्या हुआ, पूरी क्लास हंसने लगी। मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि बातों के विषय में संबंधी मैंने पूरी कल्पना शक्ति लगभग समाप्त कर चुकी थी। यानी कि वो कह रही हैं कि पूरी क्लास हंसने लग गई जब उन्हें थर्ड बार लिखने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क मिला। और वो सोच रही है कि दो, अब तो इससे पहले मैंने 2 लेख लिखे हैं, 2 ऐसे लिखे हैं जिनमें मैंने सारी जितनी भी कल्पना थी मेरी, मैंने वो सारी लगा दी। जो भी मैं सोच सकती थी मैंने सारा सोच के लिख दिया। अब आगे थर्ड ऐसे में मैं क्या लिखूँगी। आगे वो कह रही हैं, मेरी सहेली सैनी ने, जो कि एक कविता लिखने में निपुण लड़की थी, उसने कहा कि वह लेख को शुरू से अंत तक एक कविता के रूप में लिखने में मेरी मदद करेगी। और मैं खुशी से उछल पड़ी। यहाँ वो कह रही हैं कि मिस्टर किसिंग ने जो उन्हें लिखने के लिए दिया था, क्वैक क्वैक सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये इतना हास्यपूर्ण विषय उनको दिया था ताकि एन फ्रैंक का मजाक उड़े। लेकिन एन फ्रैंक ने इस ठान लिया था कि उल्टा मजाक सर के ऊपर ही पड़ेगा, मेरे ऊपर नहीं। तो ऐसा उन्होंने कुछ लिखा। तो आगे वो कह रही हैं, आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम पूरी कर ली। ये बहुत सुंदर थी। यह एक बत्तख और एक हंस पिता के बारे में थी, जिनके 3 चूजे थे और जिन्हें पिता ने चोंच मार मार कर मार दिया क्योंकि वे बहुत क्वैक क्वैक करते थे, यानी कि वो का ज़्यादा करते थे। सौभाग्यवश मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को सहज में लिया। उन्होंने कविता को कक्षा में पढ़कर सुनाया, साथ साथ अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए तथा अनेक अन्य कक्षाओं को भी सुनाई। वो पोयम उन्होंने अपनी क्लास में भी सुनाई और बाकी कक्षा में भी सुनाई। तब से मुझे बात करने की छूट मिल गई। फिर क्या हुआ, सर ने उन्हें बात करने की छुट्टी दे दी और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया। इसके विपरीत मिस्टर किसिंग आजकल हमेशा मजाक की बातें ही किया करते हैं। तुम्हारी एनी। तो लेसन यहाँ पे हो गया हमारा समाप्त। ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।